जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे वो CLT का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसीलिए याद रखें CLT इज़ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, सो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड स्ट्रक्चरल टीचिंग। हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पहले वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई है किसके स्थान पर? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के स्थान पर और स्ट्रक्चरल टीचिंग के स्थान पर। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे फोकस करते थे। हम चाहते थे कि बच्चा जो है वो मतलब हिंदी से सीखे। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में सीखे। फिर डायरेक्ट मेथड आता है तो हम डायरेक्ट मेथड में उसे इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल मेथड जब आया धीमे धीमे हिस्ट्री में, तो क्या हुआ, हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट की बात करने लगे। हमारा ये मानना होता था कि बच्चा जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करे। ठीक है, ना कि इस पे कि वो कुछ भी बोल रहा है। आपने देखा होगा कि जो स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं, जब आप सीखते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो उसमें क्या है, आपको ग्रामर पर इतना फोकस नहीं करना होता है। आपको जस्ट कम्युनिकेशन में हेल्प हो उतना आप अगर बोल पा रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही था कि बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाया जाना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो बच्चे के लिए सबसे बेहतर टेक्निक है कि वो इस लैंग्वेज में बोल पाए। जैसे कि इंग्लिश तो आप सभी को आती है, आप पढ़ा हुआ समझ लेते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो समझ लेते हैं, अगर इंग्लिश में कोई भी कुछ बात कर रहा है तो समझ लेते हैं, लेकिन आप उससे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके साथ आपको टीचर ने कभी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाया। अगर उस टीचर ने भी आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश में बात की होती तो आज आप कैपेबल होते कि आप भी इंग्लिश में बात कर पाते। ठीक है, तो सबसे बेहतर यही है अप्रोच है कि हम बच्चों को छोटे से ही इस माहौल में डालें कि वो कम्युनिकेशन बेहतर कर पाएँ अपना। ठीक है, रटने से कोई बात नहीं बनेगी। सोशली एक्सेप्टेबल, सही बात है, अगर आप बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप सोशली भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप सोशली हो पाएंगे। अगर कोई मान लीजिए कहीं पर सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में बात, मतलब सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं तो फिर आप वहाँ पर जाने से हेजिटेट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सोशली अपने आप को एक्सेप्टेबल पाएंगे, कॉन्फिडेंट पाएंगे। ठीक है, तो यही इतनी चीज़ थी इस टीचिंग मेथड में, से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जितनी बात मैंने आपको बोली आपको बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वो इन्हीं में से दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्टेड ही पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। चलिए स्ट्रक्चरल टीचिंग की बात करें तो उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें हम स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने कहा है अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। आप डायरेक्ट मेथड की जगह इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट वाज द डायरेक्ट मेथड? देखिए दोस्तों, ये सारे ही मेथड मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखना, तब इस पार्ट 2 वाले वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि डायरेक्ट मेथड, ये सारे मेथड मैं वहाँ पे करा चुकी हूँ, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड सब पहले हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच? ये डायरेक्ट मेथड का एक ऑल्टरनेटिव है। यानी कि अगर आप, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से नहीं पढ़ाना चाहते तो आप स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपनाइए। टीचर से ये बात बोली जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। इस साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस, वोकैबुलरी। सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है तो इसमें हमें स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है कि अगर हम बोल रहे हैं राम ईट्स एप्पल, ठीक है, हमने कहा राम ईट्स एप्पल, तो इसमें क्या है, हम ईट्स को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वोकैबुलरी की भी गलती कर दें, मान लीजिए हम एक ही जगह यहाँ पर ई लिख दें एप्पल की जगह, तो ये हमारा वोकैबुलरी गलत हो जाएगी। तो यानी कि हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें आपकी वोकैबुलरी प्लस स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस का और पैटर्न, इनको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये है आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि स्ट्रक्चर्स पे आपको फोकस करना है, बस इतनी बात याद रखिए। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे थे घुमा फिरा के। ठीक है, तो इसको समझ लो बहुत अच्छे से।
नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश बात कर रहा है। सबसे पहले हम नाम पे जाएंगे, नेचुरल अप्रोच, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने की, बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी आप नेचुरल अप्रोच कौन सी रखेंगे, कौन सी अप्रोच रखेंगे आप जो नेचुरली हो, बच्चे को सिखा दें। ठीक है, तो गिवन बाई, सबसे पहले तो ये दी किसने है, ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रेसन ने। किसने दी है, ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रेसन ने। सीधा साधा पूछा जाता था कि स्टीफन क्रेसन सेज दैट, ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। इन सबको एक ही पेज पे ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, पहली हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम है ना, इस पूरे डायग्राम से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए फालतू का। लैंग्वेज 2 है, CDP पर फोकस ज़्यादा कीजिए, और जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है उनमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, स्टीफन क्रेसन ने कहा कि बच्चे को आप नेचुरल ऑर्डर में सिखाइए, जो नेचुरल ऑर्डर सीखने का होता है। मीन्स LSRW मीन्स क्या है, यानी कि बच्चे को पहले आप लर्निंग सिखाइए, देन स्पीकिंग, पहले आप लर्निंग सिखाइए, देन आप स्पीकिंग सिखाइए, एंड आफ्टर दैट आप राइटिंग सिखाइए, सॉरी आफ्टर दैट आप रीडिंग सिखाइए, एंड आफ्टर दैट आप राइटिंग सिखाइए। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आप बच्चे को सिखाइए। ठीक, टीचर के लिए ये बात बोली गई है, तो इससे बच्चा जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन लर्निंग। अब यहाँ पे ये सही किया है, क्रॉस किया है, ये क्या मतलब है? तो देखिए मैं बताऊँ कि बच्चा जो है, एक्विजिशन क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि एक्विजिशन क्या होता है ना। तो एक्विजिशन में हम बच्चे को इन्वायरमेंट के माध्यम से क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, हम यानी कि इन्वायरमेंट के माध्यम से हम उसे कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, जबकि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग हम किसी ऑफिशियल, मान लीजिए स्कूल में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में प्रॉपर कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो उसमें क्लासरूम के एनवायरनमेंट में लर्निंग होती है, तो उसे हम बोलते हैं लर्निंग। हिंदी में आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं हिंदी बताऊं तो जैसे लर्निंग हो जाएगा आपका अधिगम, और आपका एक्विजिशन हो जाएगा अर्जन। दोनों ही चीज़ें अलग हैं, दोनों में ही आप सीख रहे हैं। सीखना एक बात है, लेकिन आप किस माहौल में सीख रहे हैं वो दूसरी बात है। अगर आपका माहौल आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट के थ्रू सीख रहे हैं, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या वो किसी स्कूल में जाता है? नहीं, फिर भी उसे बोलना आता है। ठीक है, फिर भी वो बात कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ सीख रहा है, दिस इज़ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल में जाके कुछ चीज़ें सीखता है तो दैट इज़ लर्निंग। ठीक है, तो वी शुड कॉल इट लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया? तो ये 2 हाइपोथेसिस आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब थर्ड हाइपोथेसिस पर चलते हैं, मॉनिटर हाइपोथेसिस। व्हाट सेज मॉनिटर हाइपोथेसिस? सो मॉनिटर हाइपोथेसिस सेज कि बच्चे को हम मॉनिटर भी करेंगे। मान लीजिए हमने बच्चे को कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, हमने आज बच्चे को सेंटेंसेस पढ़ा दिए, हमने उसे पढ़ा दिया असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा दिया नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब पढ़ा के बंद कर दी बुक, ठीक है, अगले दिन फिर हमने कुछ नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो क्या ये सही तरीका है पढ़ाने का? नहीं, हमें पहले मॉनिटर करना होगा क्या बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो हमें क्या करनी होगी? मॉनिटरिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये थर्ड हाइपोथेसिस यही कहती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना क्वेश्चन आया मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपने देखा है प्रीवियस ईयर का पेपर, ऑनलाइन वाले की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। इनफैक्ट CDP जो आपका 30 मार्क्स का अलग से सेक्शन होता है, उसमें भी इससे क्वेश्चन बने हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट से। और प्लस एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, जो भी बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने भी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहे थे, और उसमें जो ऑप्शन आ रहे थे, ठीक है, हर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। अब मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, तो उसमें आप 12 से 13 क्वेश्चंस को बिल्कुल मान के चलिए कि उसमें ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का नाम दे रहा था। यानी कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है इतना ही पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे ही टर्म्स, तभी मैं फोकस कर रही हूँ कि आप टर्म्स को पकड़िए, टर्म्स का मतलब क्या है। अगर आपने यही पता कर लिया इंग्लिश पेडागोजी में, तो आप इंग्लिश पेडागोजी में 25 आराम से स्कोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में है क्या?
सबसे पहले इसमें याद रखिए +1 इनपुट देते हैं, मैंने लिखा है +1 इनपुट देते हैं, मीन्स जो भी बच्चे को पढ़ाया है, जो भी बच्चे को आता है, मान लीजिए अगर बच्चे को 1 से 100 तक की पूरी टेबल आती है, 2 से 10 तक के उसे पहाड़े भी आते हैं, ठीक है, काउंटिंग भी आती है और उसे टेबल भी आती है, तो अब उसे आप थोड़ा सा आगे पढ़ाइए। क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए 1 साल से यही पढ़ रहा है तो वो बोर हो जाएगा ना, पढ़ने की जगह तो कि यार यही है, ये तो मुझे आता है। तो आपको उसे कम्प्रिहेंसिबल इनपुट देना है, जितना उसे आता है, ठीक है, 1-2 दिन पढ़ा दो, रिवीजन ठीक है ज़रूरी है, बट हमेशा उसी को नहीं पढ़ाते रहेंगे, हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, हम उसे +1 करके पढ़ाएंगे। यानी कि अब हम उसे क्या पढ़ाएंगे, जितना उसे आता था ये, अब हम उसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब हम उसे पढ़ाएंगे क्या, अब हम उसे पढ़ाएंगे, मान लीजिए हम उसे ऐसे करके एडिशन पढ़ाने लगते हैं, ठीक, यानी कि हम उसे +1 इनपुट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस पर, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हम बच्चों को इमोशनली बेहतर बनाएंगे, यानी कि हम बच्चों को इमोशनली भी बेहतर बनाएंगे। अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, किसी को गलत कुछ बोल रहा है, तो हम बच्चे को इतना इमोशनली अच्छा बना देंगे कि वो बोल पाए कि भाई ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए, ठीक है, और वो दूसरों के साथ अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे, उसकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट हो। तो ये थी आपकी 5 हाइपोथेसिस जिसे स्टीफन क्रैशन और ट्रेसी टेरल ने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा होमोग्राफ होमोफोन आ जाता है। तो यानी कि ये मैंने बताया था, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोग्राफ होमोफोन होमोनिम, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।